नमस्कार मित्रों, कैसे आप सभी। आज हम आपको प्राचीन भारत के इतिहास लगभग जो 27 वर्षों के पिछले 27 वर्षों के हल प्रश्न हैं उन्हीं को बारे में चर्चा करेंगे। और ये प्रश्न किसके हैं? तो प्राचीन भारत के इतिहास है। इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री भी लाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आपको याद रहे, ये 1992 2018 तक के जितने भी एग्जाम हुए उनका एक प्रश्नों का संकलन है, जो कि रेलवे परीक्षा 2024 आरपीएफ हो या अभी ग्रुप डी एनटीपीसी हो, उसके लिए सबके लिए आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपको ऐसे 100 प्रश्न ऐसे करवाने वाला हूँ। ये सारे प्रश्न क्या हैं? पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं। तो शुरू कर लेते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है। एक हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 वर्ष पूर्व में फली फूली थी, जिसे आज हम कहते हैं, उसे आज हम किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से जाता है। दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता एक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। 4 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो किस स्थान पर पाई गई है मूर्ति? किसकी? पुरुष की, जो नृत्य करते हुए थे, पत्थर की मूर्ति, तो हड़प्पा स्थान पर पाई गई है। ठीक है, 4 हमारा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समय अवधि से संबंधित है? तो किस समय अवधि से संबंधित है? तो आपको पता, धौलावीरा ये सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही का उत्तर होगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो निम्न से कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो ये स्थल कौन सा? उरुक या स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। बाकी हड़प्पा की बात करें, ये भी देखिए, और मोहनजोदड़ो भी है, और लोथल भी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? तो कौन सा ऐसा पशु है जो कि मोहरों पर दिखाई देता था? तो ये बैल है। कौन है? बैल है। दूसरा हमारे इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग क्या है, प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, तो आप लोग क्या है करते जाइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? तो निम्नलिखित में से हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज कब की गई थी? 1921 में की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी अगर बात करें, तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी सी नंबर, यानी कि ईंटों से बनी इमारतें। क्या थी? ईंटों से बनी इमारतें। हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशेष रूप से मन का निर्माण, संग कटाई, धातुकार मोहर निर्माण और बाट निर्माण सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो ऐसा कौन सा शहर था जो आदि के लिए समर्पित था? तो इसका सही उत्तर होगा चनहूदड़ो। इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? चनहूदड़ो। इसका सही उत्तर होगा 4 हमारा। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार दिया गया है? तो ऐसी कौन सी नदी है जिसमें ऋग्वेद में इसका नाम एक बार उल्लेख किया गया है? तो गंगा नदी। और पूछा जाए सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो सिंधु नदी का। ये भी आपको क्या याद रखना है? याद रखना है। तो ऋग्वेद में एक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो गंगा नदी है, और सर्वाधिक बार सिंधु नदी। अगला है, उपनिषद में निम्नलिखित में से किस महिला विद्वान का उल्लेख किया गया है? तो गार्गी का उल्लेख किया गया है। तीसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, ऋग्वेद में वर्णित मृधरवाच का तात्पर्य है। तो मृधरवाच का तात्पर्य क्या है ऋग्वेद में जो वर्णित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वह प्रकृति जो कि पूजा करता है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हमारा हो जाएगा सी। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा होगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। तो जो मृधरवाच जो ऋग्वेद में वर्णित, इस शब्द का तात्पर्य वह जो बलि नहीं देता उसे कहा जाता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये कथन आपको छांट कर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद को पाठ करने और सुनने के बजाय पढ़ा जाता था। तो ये गलत है। बाकी क्या है हमारे बिल्कुल सही है। तो प्रश्न के हिसाब से हमारा पूछा रहा कौन सा गलत है, तो तीसरा हमारे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीतों की पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीतों का योग भी कहा जाता है? तो कौन? सामवेद को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सामवेद में क्या है? गीतों का उल्लेख है। ठीक, गीत के बारे में, संगीत के बारे में उल्लेख है। तो सामवेद को गीतों का पुस्तक या गीतों का योग भी कहा जाता है। आप सभी को पता है 4 वेद है हमारे पास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ठीक है, जिसमें से ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला है, ऋग्वेद में
1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है। जिन्हें कहा जाता है, तो जिन्हें जिन्हें क्या कहा जाता है, इसे आपको बताना, जिन्हें मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंडल कहा जाता है। एक हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, उपनिषदों में उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो कितने उपनिषद में उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद सही माने जाते हैं। तो 11 इधर आ जाएगा, 108 इधर आ जाएगा, एक हमारा इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है हमारा, वैदिक काल में राजाओं द्वारा प्रजा से एकत्र कर को क्या कहा जाता है? जो एकत्रित कर किया जाता था वैदिक काल में राजाओं द्वारा प्रजा से, उस कर को क्या कहा जाता था? तो उस कर को बलि कहा जाता था। क्या बलि कहा जाता था? तीसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाए। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है? तो यजुर शब्द का क्या अर्थ है यजुर्वेद में? तो इसका सही शब्द क्या अर्थ क्या है? त्याग इसका सही अर्थ है। तीसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों का उपचार किया जाता है? तो रोगों का उपचार किस वेद में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा अथर्ववेद। क्या होगा? अथर्ववेद इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजधानी शहर नहीं था? कौन सा एक राजधानी शहर न था, ये आपको बताना है। तो अवंती कौन सा शहर नहीं था? अवंती एक राजधानी शहर नहीं था। हमारा दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन शहर चंपा को जाता है। तो चंपी जो महाजनपद की राजधानी माना जाता था, इसका जो सही उत्तर होगा उसका होगा 3 हमारा इसका सही उत्तर होगा। क्या यहाँ से होगा सही उत्तर? 3 हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? देखिए ऐसा भी पूछा गया था, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? ये इंग्लिश में पूछा जा रहा है, क्योंकि इसका अर्थ क्या है इंग्लिश में आपको बताना है। तो इसका अर्थ है ट्रूथ एलोन ट्राइम्फ, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यानी कि तीसरा हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर। अगला है, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद से होकर बहती थी। किस महाजनपद से होकर बहती थी? गंगा और सोन नदी। आपको पता है गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी है। तो ये गंगा नदी और सोन नदी प्राचीन भारत में महाजनपद किस महाजनपद से होकर बहती थी, आपको बताना है। तो मगध महाजनपद से होकर बहती थी, ये आपको याद रखना है। अगला है, अब देखिए 16 महाजनपदों तो उसकी राजधानी कौन कौन सी है, ये आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये PDF को लगाया है। देखिए अंग की बात करें तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी या चंपा नगरी थी। वहीं पर अगर बात करें मगध की बात करें, किसकी? मगध की बात करें तो इसकी राजधानी राजगृह या पाटलिपुत्र थी। काशी की बात करें तो इसकी राजधानी वाराणसी थी। गंधार की बात करें तो तक्षशिला थी। कुरु की बात करें तो इंद्रप्रस्थ थी। और अगर कौशल की बात करें तो जिसकी बात है श्रावस्ती अयोध्या थी। सूरसेन की बात करें तो मथुरा थी। और कंबोज की बात करें यहाँ पे तो राजापुर इसकी राजधानी थी। मल्ल की बात करें तो कुशीनगर पेवापुरी इसकी राजधानी थी। और वत्स की बात करें तो कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। और चेदी की बात करें तो सुक्तिमती इसकी राजधानी थी। मत्स्य की बात करें तो विराटनगर इसकी राजधानी थी। पंचाल की राजधानी क्या थी? तो अहिल्या कंपिल इसकी विराटनगर की राजधानी थी पंचाल की। और वजी की राजधानी क्या थी? तो वैशाली। विदेह मिथिला किसकी राजधानी थी? वजी की राजधानी थी। और अवंती की राजधानी कौन सी थी? तो अवंती की राजधानी थी उज्जैन थी। और अस्मक की राजधानी कौन सी? तो पोटली अस्मक की राजधानी थी। ये 16 महाजनपद हैं तथा उसकी राजधानियां हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर इसको करवाया है आपको। अगला प्रश्न है हमारा, महाजनपदों के राजाओं ने किलों का निर्माण करवाया क्योंकि यह प्रदान करते हैं, क्योंकि ये क्या प्रदान करते थे? सुरक्षा प्रदान करते थे, इसलिए उन्होंने किलों का निर्माण कराया था। तो दूसरा हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र जिन्हें अप्रमाणित वलखिलिया भजन शामिल हैं, तो कौन से हैं? इन्हें कितने वेद है ऐसे ऋग्वेद में? ऐसे कितने मंत्र हैं? ठीक है, कितने मंत्र हैं ऋग्वेद में? ऐसे कितने मंत्र हैं? तो ऐसे कितने मंत्र हैं? तो ये ऐसे आपका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1028 मंत्र। कितने? 1028 मंत्र, यानी कि दूसरा हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और तंत्र मंत्र के बारे में बताता है? तो कौन सा ऐसा वेद है जैसे जादुई अनुष्ठान हो गया, तंत्र मंत्र के बारे में अथर्ववेद बताता है। जैसे सामवेद आपको पता है, सामवेद क्या बताता है? संगीत के बारे में बताता है। उसी तरह जो है अथर्ववेद जो जादू टोना तंत्र मंत्र के बारे में बताता है। अगला है, निम्नलिखित में किस वेद को गीतों की पुस्तक कहा जाता है? तो ये सामवेद को कहा जाता है। ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। ठीक है, रेलवे के पास सारी है, रेलवे के प्रश्न है, तो आप लोग इनको हल्के में मत लीजिएगा, ये सारे पढ़ के जाइएगा। अगला है, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो विशिष्टाद्वैत जो दर्शन के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। कौन थे? रामानुजाचार्य थे। तीसरा हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? तो कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? तो कामरूप। कौन सा नहीं है? कामरूप नहीं है। तो 4 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध के 4
आर्य सत्यों में से नहीं है। तो कौन जो है 4 आर्य सत्यों में से नहीं है भगवान बुद्ध के। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो दुखों से बचा जा सकता है, बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न के हिसाब से हमारा तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इच्छाओं की हमारी पूर्ति नहीं होती तो हमें और क्या होता है, दुख की प्राप्ति होती है, हमें और दुख होता है। जैसे हमने चाहा कि मुझे मिल जाए, अगर मुझे उस चीज़ की प्राप्ति नहीं होती, मेरी इच्छा नहीं पूरी होती, तो हमें दुख प्राप्त होता, ना कि हमें दुख से बचा जा सकता है। तो तीसरा ये ऐसा भगवान बुद्ध ने नहीं कहा था। अगला है, रानी माया देवी ने किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। तो किस पेड़ के नीचे, साल के पेड़ के नीचे। 4 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है। तो त्रिरत्न का क्या अर्थ है बौद्ध धर्म में, ये आपको बताना है। तो त्रिरत्न का क्या अर्थ है, तो त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धम्म और संघ। तो दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा वैशाली में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा आयोजित की गई थी, तो कालाशोक के द्वारा। किसके द्वारा, कालाशोक के द्वारा आयोजित की गई थी। 4 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, सब आपके लिए बौद्ध संगीतियां हैं। कौन कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, आप लोग एक बार याद कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊं, बौद्ध समिति कुल 4 हुई थी। कितनी समितियां हुई थी, 4 समिति हुई थी। ठीक है, उसमें से अगर प्रथम की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 में, कब हुई थी, 483 में हुई थी। कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। उस समय शासनकाल किसका था, अजातशत्रु का शासनकाल था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे, महाकाश्यप थे। ये आपको जो चारों कॉलम है, चारों कॉलम आपको याद होने चाहिए, समय, स्थान, अध्यक्ष तथा शासनकाल। ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो 383 में थी, वैशाली में इसका स्थान था, और अध्यक्ष सभा कामी इसके अध्यक्ष थे, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। वहीं पर तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो 255 इसका समय था। ठीक है, और पाटलिपुत्र स्थान पर हुई थी। अध्यक्ष इसके कौन थे, तो मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे, और शासनकाल अशोक के शासनकाल में हुई थी। वहीं पर अगर चौथी बौद्ध संगीति की बात करें तो प्रथम शताब्दी यानी कि 100 ईस्वी में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल कनिष्क का था उस समय। तो कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, जातक कथाएं से संबंधित है। तो निम्न में से जो जातक कथाएं किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा जातक कथाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा गया है। आरआरबी में जितने प्रश्न मैं आपको 100 प्रश्न करवाऊंगा, ये सब क्या है, आरआरबी यानी कि रेलवे द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। ये हल्के में इन्हें मत लेने की भूल मत कीजिएगा। ठीक, अगला है, दीघा निकाय लंबे प्रवचनों का एक संग्रह है जो क्रमशः शिलाखंड, महावग्गा और पथेर नामक 3 खंडों में विभक्त किया है। तो कितने जो है विभक्त नामक खंडों में, 3 खंडों में विभक्त किया, तो कितने हैं कुल, ये आपको बताना है, संख्या बतानी है। तो 34 हैं। कितने, 34 यानी कि 34। यहाँ पे चौथा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे कहा गया। तो जो बुद्ध के जो उपदेश है उसे क्या कहा गया, जो जिसे प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, उसे क्या कहा गया, तो उसे कहा गया था धम्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा था, धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। 4 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अगला, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। तो कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा ने किया था, तो कनिष्क ने किया था। किसने, कनिष्क ने किया था। तीसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथी बौद्ध संगीति की बात कर रहा तो कनिष्क ने किया था। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, देखिए फिर मैं आपको वही बताने की कोशिश करता हूँ। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में। अब देखिए चौथी बौद्ध संगीति पूछ रहा है तो शासनकाल में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति, 483 में हुई थी। राजगृह उसका स्थान था, और अध्यक्ष थे महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। दूसरी बौद्ध संगीति 383 में हुई थी, और कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। उस अध्यक्ष कौन थे उसके, तो सभा काम में उसके अध्यक्ष थे, और कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। वहीं पर अगर बात करें तीसरी बौद्ध संगीति, तो कब हुई थी, तो तीसरी बौद्ध संगीति जो है हमारी हुई थी 255 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में हुई थी, और मोगलीपुत्र उसके अध्यक्ष थे, और शासनकाल उस समय अशोक का था। ठीक है, और अगर चौथी की बात करें तो प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में, और वासुमित्र उसके अध्यक्ष थे, और कनिष्क के समय में हुई थी। तो प्रमुख जो बौद्ध संगीतियां जो आपको याद रखना है, इसलिए मैं बार बार जो है उन चीज़ों को आपको रिपीट करवा रहा हूँ कि चीज़ें आपको क्या दिमाग में एकदम फिट हो जाए। अगला है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल हैं, यानी कि भिक्षुओं को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनसे नियम यानी कि रूल एंड रेगुलेशन उसमें किस बौद्ध ग्रंथ में शामिल है, तो विनय पिटक में शामिल है। किसमें, विनय पिटक में शामिल है। ठीक है, 2 हमारे इसका सही उत्तर। अगला है, ऐसा माना जाता है कि अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले गौतम
बुद्ध ने यानी कि सिद्धार्थ ने 6 वर्ष तक किस स्थान पर पवित्र पूर्वक जो है ध्यान किया था? तो ऐसा कौन सा स्थान था जो बोध गया जाने से पहले उन्होंने उस स्थान पर ध्यान लगाया था? तो ऐसा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा प्रागबोधि, इसका सही उत्तर होगा। तीसरा हमारे यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो पाटलिपुत्र में किया गया था। मैं बार बार आपको बताता चला आ रहा हूँ, ठीक। अगला है, अगला हमारा यहाँ से हाँ, तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? अब देखिए, अब वहाँ से हमारा बौद्ध संगीति जो खत्म हो गया, यानी कि बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। अब यहाँ से आरआरबी आपसे क्या है? अब आपको आरआरबी के अब यहाँ से संकलन है जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म। अब जैन धर्म के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जो प्रथम जैन संगीति है कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। अब बात करें जैन धर्म की, तो अगर पूछा जाए आपसे जैन धर्म का संस्थापक कौन था, आपसे पूछा जाए जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो जैन धर्म का संस्थापक आपसे पूछा जाए तो आपको बताना ऋषभदेव। क्या बताना है? ऋषभदेव। अगर वहीं पे आपसे पूछा जाए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, आपसे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर स्वामी आपको बताना है। और महावीर जो स्वामी थे ये 24 यानी कि 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक है। जो जैन धर्म में टोटल जो है 24 लोग हुए। कितने? 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से फर्स्ट तीर्थंकर हमारे थे ऋषभदेव थे, जिन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे, जिन्हें बौद्ध धर्म का जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किस धर्म का? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, और अजितनाथ जो दूसरे तीर्थंकर थे। 5वें तीर्थंकर सुमितनाथ थे। और अभिनंदन कौन थे? तो अभिनंदन जो है अभिनंदन नाथ ये चौथे तीर्थंकर थे, और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर। तो आपको 1, 23 और 24 ये 3 तीर्थंकर आपको विशेष रूप से याद रखना। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी खुद थे। अगला है, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने ग्रह त्याग किया और निर्वाण की खोज में वन चले गए? तो कितने वर्ष की आयु में ऐसा उन्होंने किया था? तो उन्होंने 30 वर्ष की आयु में। कितने? 30 वर्ष के। दूसरा हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत अहिंसा माना जाता है। क्या? अहिंसा, ठीक है। अगला है, महावीर के उपदेश में संकलित किए गए थे जिन्हें अंग कहा जाता था, वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। तो महावीर जो सो कितने खंडों में किया गया था? तो आपसे खंड पूछा जाए तो 12 खंडों में किया गया था। कितने? 12 खंडों में किया गया था, ठीक है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के करीब दक्षिण बिहार में एक भयानक अकाल पड़ा था और उनके शिष्य कर्नाटक में श्रवणबेलगोला चले गए थे। तो कौन से ऐसे उनके शिष्य थे? तो उनका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु नाम था। तीसरा हमारे यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता था, जिन का अर्थ क्या होता था? तो यानी कि जैन धर्म में जिन का अर्थ क्या होता था? तो जिन का नाम अर्थ होता था विजेता। क्या? विजेता। और ये प्रश्न जो है मैं भी आपको बताऊंगा 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। 2 बार रिपीट हुआ, तो ऐसे प्रश्न आपको याद रखना है। अगला है, वर्धमान मंदिर के संदर्भ में क्या सही नहीं बात आपको बताना है? वर्धमान महावीर के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ऐसा कौन सा कथन है जो उनके विरोध में है, जो सही नहीं है? तो उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था, ये बिल्कुल गलत है। जो महावीर स्वामी थे, ये वर्धमान महावीर थे, इन्होंने अपने जीवन में विवाह किया था। उनके एक पुत्री भी थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था। उनका एक विवाह भी उनके साथ जामली के साथ विवाह भी हुआ था, ठीक है। तो ये गलत है। अगला है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर के प्रतीक क्रमशः क्या है? तो प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनका क्या प्रतीक चिन्ह है? प्रतीक चिन्ह हमें पूछा जाता है, ठीक है। और जो अंतिम तीर्थंकर थे महावीर, उनका क्या प्रतीक चिन्ह है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमारा प्रश्न होगा 48 का 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? यानी कि ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, उनका संबंध था वृषभ से, और जो अंतिम तीर्थंकर थे महावीर, उनका संबंध क्या है? प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सिंह उनका प्रतीक चिन्ह। अगला है, जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि सही है। निम्न से कौन सा कथन सही है जैन धर्म के बारे में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से जिसका अर्थ विजेता होता है, बिल्कुल सही। और महावीर जैनों से पहले तीर्थंकर थे, ये बिल्कुल गलत। मैं आपको बताऊं महावीर कौन से किस नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। पहले कौन से थे? तो पहले जो थे ऋषभदेव थे, ऋषभनाथ ऋषभदेव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, महावीर की पुत्री प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था? मैंने बताया महावीर की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी, उनका विवाह जामली से हुआ था। तीसरा हमारा इसका सही उत्तर होगा, यानी कि महावीर के दामाद कौन हुए? जामली हुए। अगला है,
किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता था? तो किसको जो अमित्र घात कहा जाता था ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बिंदुसार। क्या होगा? बिंदुसार हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा हमारा इसका सही उत्तर। अगला है, कौन सा साहित्यिक स्रोत यह बताता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने के लिए, पराजय के लिए यानी कि चाणक्य की सहायता प्राप्त की? तो देखिए चाणक्य ने क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को अपना क्या सिखाया था? क्योंकि उनको जो चाणक्य को घनानंद से अपना बदला लेना था, तो उन्होंने एक लड़के को पकड़ा, उस लड़के को भारत का सम्राट बना दिया, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य उसको तैयार कर दिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस इसका सही उत्तर होगा। मुद्रा राक्षस एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, अगला है, जिसके लेखक कौन? तो विशाख दत्त इसके लेखक है। आपको समझ में आ गया? ठीक है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन? तो मेगास्थनीज जो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। मैं आपको यही बता देता हूँ। देखिए मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं। इंडिका के कौन है? तो ये इंडिका के मेगास्थनीज, और अर्थशास्त्र के चाणक्य हैं। तो ये तीनों पुस्तक बहुत पूछी जाती हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको सारी चीजें याद रखनी। अगला है, मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ है। तो समाहर्ता का अर्थ क्या होता था मौर्य काल में, आपको बताना है। तो मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ होता था प्रकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। तीन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अगर उसकी बात करें, लोकल लैंग्वेज में बात करें, तो इसको स्टोर कीपर जो रहता था उसे समाहर्ता कहा जाता था। तीसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मौर्य काल के वंशानुगत सैनिकों को जाना जाता था के नाम से। तो किस नाम से जाना जाता था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये मौला के नाम से जाना, किसके नाम से? मौला के नाम से जाना जाता था। तो हमारे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे इसका सही उत्तर होगा दूसरा, हमारे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, इस प्रश्न को जो है देख लीजिएगा। इसको आप क्या स्टार मार्क कर दीजिए, इसमें कमेंट में मैं आपको इसका उत्तर लिख दूंगा, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है। अगला है, भारत में अशोक के शिलालेखों का सबसे पहला गुण पूरा लेख किस लिपि में लिखा गया था? तो किस लिपि में लिखा गया था आपको बताना है। तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। चौथा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये लिपि वगैरह जो है ना पूछा जाता है। अगला है, अशोक ने किस प्रमुख शिलालेख में ब्राह्मणों और श्रमणों को सार्वजनिक उदारता का परामर्श दिया था? तो कौन सा जो शिलालेख था जिसमें उदारता का जो परिचय मिलता है, अशोक के उदारता का परिचय मिलता है, ये आपका कौन सा? इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा हमारा तृतीय शिलालेख में। किसमें? तृतीय शिलालेख इसका सही उत्तर होगा हमारा। ठीक है, तो हमारा तीसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम क्रम से व्यवस्थित कीजिए। यानी कि पहली कौन सी घटना हुई थी वो व्यवस्थित आपको क्रम करना है। तो सबसे पहले इसका बात करें तो सबसे पहले बिंदुसार का जो राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, तो बिंदुसार का राज्य दूसरा हमारा पहले सबसे पहले होगा। अब इसमें देखिए ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो बच्चे दूसरा हमारा होगा या चौथा होगा? ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद कलिंग युग हुआ था। तो यानी कि दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा दूसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद शुंग राजवंश आया था। है, मौर्य शासन व्यवस्था में दीर्घ का क्या अर्थ है? तो तीर्थ का क्या अर्थ होता है मौर्य शासन व्यवस्था में? तीर्थ। तीर्थ शब्द का क्या अर्थ था? ठीक है, तो तीर्थ शब्द था उसका अर्थ क्या होता है? प्रशासनिक विभाग। क्या? प्रशासनिक विभाग। दूसरा हमारे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म के आदर्शों को प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्री थी। तो उनका पुत्र और एवं पुत्री का क्या नाम था जिनको बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेज दिया था? तो उनके पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सॉरी तीसरा इसका, यानी कि महेंद्र और संघमित्रा। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? तो श्रवणबेलगोला में व्यतीत किए थे। एक पहाड़ी का नाम है चंद्रगिर पहाड़ी, श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है। अगला है, किस राजवंश के अंतर्गत भूमि अनुदान पर सबसे प्रथम शिलालेख की जानकारी मिलती है? तो सबसे प्रथम शिलालेख की जानकारी सातवाहन वंश में मिलती है। कहाँ? सातवाहन। दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मौर्य काल के दौरान मथुरा का सबसे प्रसिद्ध साटक एक प्रकार का था। तो एक प्रकार का क्या था? साटक एक प्रकार का क्या था? साटक शब्द है, इसे किस शब्द है? यानी कि साटक क्या था? तो साटक वस्त्र का नाम था। क्या था? वस्त्र था। ठीक है, अगला है, भारत के प्राचीन राजवंश के संदर्भ में वसुदेव, भूमिमित्र और नारायण और सुशर्मन किस राजवंश के राजा थे? किस राजवंश के राजा थे? तो ये कण्व वंश के थे। कौन से? कण्व वंश के। तो चौथा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम शुंग वंश के बारे में देखेंगे राजवंश क्या था। तो शुंग राजवंश जो 185 ईसा पूर्व में जब मौर्य काल समाप्त हुआ था,
ठीक है। तो मौर्य के बाद आया था, मौर्य साम्राज्य के बाद आया था शुंग वंश। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की हत्या करके खुद जो है शुंग वंश का स्थापना की थी। तो प्रारंभ में इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में इसने अपनी राजधानी विदिशा स्थानांतरित कर दिया था। इसके बाद आता है सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश का जो राजवास संस्थापक कौन था? सिमुक इसका संस्थापक था। ठीक है। वह अशोक की मृत्यु के बाद क्या सिंहासन पर बैठा था। ठीक है। फिर इसके बाद आता है कुषाण, कुषाण राजवंश। तो इसकी स्थापना जो है कुजुल कडियापोसिस द्वारा की गई थी। तो ये कुछ प्रमुख थे जो मैंने आपको राजवंश थे जिनके संस्थापक आपको याद रखना है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल के बाद के विजेता अर्थात यूनानियों, शक, पार्थियों और कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं, ऐसा कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। उन्होंने वैष्णववाद को अपने धर्म के रूप में स्वीकार किया और शैव धर्म को त्याग दिया। तो तीसरा हमारा जो इसका क्या है? सही नहीं है। अगला है, कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया? तो किसने अधिकार किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा सीथियन ने। किसने? सीथियन ने किया था। 4 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम सही है? तो कौन सा इसको क्रम में बैठाना है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दूसरा इसका सही उत्तर होगा यूनानी, शक, फिर कुषाण। तो दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने देवपुत्र या ईश्वर का पुत्र की उपाधि धारण की? तो कैसा किसने किया था? कौन सा शासक था जिसने देवपुत्र, जिसका मतलब होता है ईश्वर का पुत्र की उपाधि धारण किया था? तो ऐसा कौन सा था? तो कुषाण शासक थे। कौन से? कुषाण शासक। तो 4 हमारा यहाँ से इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें अब बिंदुसार की, तो बिंदुसार कब चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। ठीक है। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। ये आपको पढ़ लेना है। अगला है, चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार जो मंदिरों को उपहार में दी जाती है वह भूमि क्या कहलाती है? तो उस भूमि को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। जो मंदिरों को दान में दी जाती है उस भूमि को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है तिरुनामट्टुकन्नी। तिरुनामट्टुकन्नी कहा जाता है। दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अमैचर शब्द का वर्णन संगम काल के दौरान निम्नलिखित में से किसके रूप में किया गया? तो किसके रूप में किया गया? तो मंत्रियों के रूप में किया गया। एक हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संगम के 5 महाकाव्यों से संबंधित है नहीं है? तो संगम के 5 जो महाकाव्य थे, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से 5 महाकाव्य थे, उनमें से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा चौथा। इसका सही उत्तर होगा कौन सा संबंधित नहीं है? तो थिरुमुरु गत्रुपदाई। तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब देखिए संगम युग के 5 महाकाव्य कौन कौन से थे ये मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन से थे? सॉरी, यहाँ पे 4 ही देख लीजिए। तो एक ये हो गया संगम युग के महाकाव्य में से, एक शिल्पद्दिराम, और एक हो गया मणिके मेलाई, दूसरा हो गया शिवा का चिंतामणि, और चौथा हो गया कुंडिकालेसिस। ये थे 5, जिसे 4 हैं, जिसमें से 5 तो एक मैं शायद मैं लिखना भूल गया, ये आप क्या है एक बार देख लेंगे। अगला है, शिल्पा कद्दीरामम एक तमिल महाकाव्य है जिसे द्वारा लिखा गया। जिसे किसके द्वारा लिखा गया ये आपको बताना है। जिसे किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया इंग्लो आदिगल के द्वारा लिखा गया। 4 हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, संगम युग में तोलकप्पिरम रचना है साहित्य की सबसे बड़ा। तो कौन सी ऐसी रचना है जो साहित्य की सबसे बड़ी रचना है जो संगम युग में की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा तमिल। किस भाषा में? तमिल भाषा में। ठीक है। अगला, प्राचीन भारत में संगम क्या है था? तो संगम क्या था? तो प्राचीन भाषा में जो संगम था वो क्या था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा हमारा तमिल कवियों का एक संघ या मंडल था, उसी को संगम युग बाद में हो गया था। ठीक है। अगला है, दक्षिण भारत में कितने संगम या तमिल कवियों की सभा आयोजित किए गए थे? तो कितने तक संगम थे? ये तमिल कवियों की जो सभा थी आयोजित की गई थी, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा 3। क्या होगा? 3। ठीक है। तो आपको समझ में आया कि संगम किसे कहा जाता था दक्षिण भारत में? यानी कि तमिल कवि थे जिनकी सभा थी, लगती थी, जिनका ग्रुप बनता था, मंडल, जिनकी मीटिंग होती थी, उसे संगम कहा जाता था। अगला है, संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तो संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? ये हुई थी तमिल भाषा में। किसमें? तमिल भाषा में। जाहिर सी बात है, तमिल जो कवि हैं उनका जो समूह था तो तमिल भाषा में होगी। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित शासकों में से कौन संगम काल के चेरा राज्य से संबंधित नहीं था? तो चेरा राज्य से कौन सा संबंधित नहीं था? तो ये नेडियन। कौन था? नेडियन संबंधित। एक हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित किस शहर में संगम सभाओं का आयोजन हुआ था। तो ऐसा कौन सा शहर है जहां संगम सभाओं का आयोजन हुआ था। तो हमारा जो 77 यानी कि 77वें नंबर का मदुरै इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, याद रखना है। अगला भारत के इतिहास के संदर्भ में राजुक शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो राजुक जो शब्द है इसके लिए किसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था, ये आपको बताना। तो राजुक शब्दों का प्रयोग राजस्व अधिकारी के लिए किया जाता था। किसके लिए, राजस्व अधिकारियों के लिए किया जाता था। ये महत्वपूर्ण शब्दावली हैं जिनको आपको याद रख के चलना है। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में द्वारा की गई थी, यानी किसके द्वारा की गई थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसके द्वारा सही उत्तर क्या, कुमारगुप्त। किसके द्वारा, कुमारगुप्त के द्वारा जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो ठीक है, इसका सही उत्तर तीसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी। तो समुद्रगुप्त की माता किस गण से संबंधित थी, लिच्छवी गण से संबंधित थी। किससे, लिच्छवी गण से संबंधित थी। ठीक है, अगला है समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रस्थिति की रचना किसने की। तो किसने की थी, हरिसेन ने किया था। किसने किया था, हरिसेन ने किया है। आप लोग याद रखिएगा, यूपी वाले विशेषकर याद रखेंगे। अगला है गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। तो गुप्त काल के जो प्रथम कुलिक शब्द का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा मुख्य शिल्पकार। क्या होगा, मुख्य शिल्पकार। 4 हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा बराहमिहिर। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 9 रत्न जो चंद्रगुप्त के थे द्वितीय के, उसमें से एक था बराहमिहिर। अगला है गुप्त काल के में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे, उसे क्या कहा जाता था। तो जो भूमि गुप्त काल में ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी उस भूमि को एक विशेष शब्द का उपयोग किया जाता है जिसे अग्रहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अग्रहार कहा जाता था। अगला है गुप्त के सोने और चांदी के मुद्राओं में के सिक्के पर आधारित थे। किसके सिक्के पर आधारित थे ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा हमारा रोमन और शक छपत्रों। तो एक हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है। तो विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक को दी गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त जो सेकंड था। कौन था, चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला है स्कंदगुप्त ने 5 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक प्रकार नहीं है। ठीक है, तो कौन सा एक प्रकार नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा ऐसा प्रकार नहीं है ये आपको बताना है। तो हमारा 77 का इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बैल या वृषभ का प्रकार। तो 4 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हमारे इसका सही उत्तर होगा, हमारे इसका सही उत्तर होगा दूसरा इसका इनके वैनसांग, जिसका अन्य नाम था जुआन यांग भी इसको कहा जाता था। ठीक है, अगला है रवि कीर्ति का एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय पर विस्तार से वर्णन करता है। तो इसका सही उत्तर किस द्वितीय की, जो पुलकेशिन विजय की द्वितीय पर के बारे में वर्णन करता है। इसका सही उत्तर होगा हर्ष। क्या होगा, हर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा हर्षवर्धन किस वंश के थे। तो हर्षवर्धन किस राजवंश के थे या किस वंश के थे। तो पुष्यभूति वंश के थे। किससे, पुष्यभूति वंश के थे। 4 हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला है राजा हर्षवर्धन ने में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया, भद्र विहार कहा जाता था। तो कहाँ ऐसा किया था जिसे भद्र विहार कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा, इसका हमारा सही उत्तर कन्नौज होगा। क्या होगा हमारा इसका सही उत्तर मित्रों, तो हमारे इसका जो सही उत्तर कन्नौज होगा। क्या होगा, कन्नौज इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो तीसरा हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है दक्षिण भारत में वास्तुकला की द्रविड़ शैली की शुरुआत किसके साथ हुई थी। तो दक्षिण भारत में वास्तुकला की जो द्रविड़ शैली की शुरुआत है ये पल्लव, जब पल्लव राजवंश आए थे पल्लव, तो उनके साथ हुई थी। ठीक है, अगला है चालुक्यों की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो चालुक्यों की राजधानी कहाँ स्थित थी आपको बताना है। तो ये वतापी पे स्थित थी। कहाँ, वतापी में स्थित। दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पल्लवों की राजधानी कहाँ थी। तो पल्लवों की राजधानी कहाँ थी आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा कांचीपुरम। क्या होगा, कांचीपुरम हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चालुक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कौन सा कथन जो है सही है ये आपसे बताना है, यानी कि 3 गलत हैं, एक सही है, ये आपको बताना है। तो एक जो हमारा अगर सही की बात करें तो एक सही होगा हमारा दूसरा वाला, यानी कि चालुक्यों के अधीन ग्राम स्वायत्तता अनुपस्थित थी। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रसिद्ध कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई एहोल शिलालेख है। तो किस भाषा में लिखी गई थी एहोल शिलालेख, किसके द्वारा, रवि कीर्ति के द्वारा। तो किस भाषा में लिखी गई थी। तो इस भाषा का नाम है संस्कृत। क्या नाम है, संस्कृत नाम है। दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, और आज की वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है हमारा, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है, पल्लव साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, यानी कि कौन सा सही है कथन, ये आपसे पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा तीसरा वाला, 1 और 2 दोनों। तो 1 और 2 दोनों, यानी कि महेंद्र वर्मन ने फर्स्ट ने इच्छुकों पर हराया और पल्लव साम्राज्य की मजबूत नींव रखी, बिल्कुल सही है। अगला है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने मणिक व सागर के प्रभाव में शैव धर्म ग्रहण किया, बिल्कुल सही है। तो हमारा तीसरा यानी कि 1 और 2 यानी कि दोनों सही है, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। तो आरआरबी विद द्वारा यानी कि रेलवे द्वारा जितने भी पूछे गए प्रश्न थे मैंने आपको बताया, और ये प्राचीन भारत का इतिहास था। कौन था, प्राचीन भारत का इतिहास था। इसके बाद मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के भी ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा, 100 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन निचोड़, यानी कि 27 वर्षों के निचोड़ है, यानी कि 27 वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्राचीन भारत के इतिहास से, ठीक है। स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक चैप्टर यानी एक टॉपिक प्राचीन भारत के इतिहास से जो भी प्रश्न पूछे गए थे 27 वर्षों में, तो वो सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। रेलवे वालों के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। इसके बाद मैं आपके लिए क्या लाऊंगा, इसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री का भी ले आने वाला हूँ। जियोग्राफी का हमारा चल रहा है, तो आप जियोग्राफी का जाके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।